नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सियासी पलायन से अब हम समझते हैं कि जब कहीं पर अकाल पड़ता है या रोजगार की कमी हो जाती है तो बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं रोजी रोटी के लिए। पर जब राजनीति में पलायन होता है तो वो पुनर्वास के लिए होता है, या ऐसा लगता है कि बेहतरी के लिए होता है, या लोगों को लगता है कि कहीं पर जो है वो आज जहां हम हैं उससे बेहतर है। तो ये जो कांग्रेस की तरफ से जो पलायन का सिलसिला शुरू हो रहा है वो पलायन किस तरह का है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इस बार की राह कुछ आसान नहीं दिख रही है। कांग्रेस नेताओं का एक एक करके पार्टी से इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। तो वहीं ये बात कांग्रेसी अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी का भी दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा, जो कि एकमात्र सीट थी 29 में से जिसमें कांग्रेस जीती थी, वहां पर भी बीजेपी लगातार सेंधमारी में लगी हुई है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने 6 अप्रैल को एक बड़ा धमाका करने की बात कही है, जिसमें कांग्रेस में खलबली मच गई है। बी.डी. शर्मा ने कहा है कि 6 अप्रैल को 1 लाख लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। हालांकि इन 1 लाख लोगों में कितने कांग्रेस पार्टी के होंगे इसका खुलासा नहीं हुआ है। इतना तो तय है कि इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत होने वाली है। लोकसभा चुनाव के चढ़ते पारे के बीच कांग्रेस के लिए ये बुरी खबर है। इससे पहले भी कमलनाथ के कई वफादारों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं 6 अप्रैल को कांग्रेस में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। भोपाल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 6 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की मध्य प्रदेश से संबंधित राजनीतिक दलों की संयुक्त बैठक होने जा रही है। बैठक में गठबंधन की चुनावी रणनीति पे महामंथन होगा। बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पे इंडी गठबंधन के सभी दलों के प्रमुख से चर्चा हो रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी 29 सीटों पर प्रचार के साथ साथ दूसरी रणनीतियां भी तैयार करेगा, जिसमें सबसे अहम किस नेता और किस सीट का प्रचार कराया जाए इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेताओं के पलायन के बीच कांग्रेस मिशन 2029 पर फतह कैसे पाएगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि राजनेता इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस कुल मिलाकर के असहाय हो गई है। जब दिग्विजय सिंह रो रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है, मेरी लड़ने की तो इच्छा नहीं थी। जब उनके ऐसे नेता, उनके हालात खराब हैं, तो यहाँ दबों के प्रत्याशी के क्या होंगे। खजुराहो के अंदर मैदान छोड़ के भाग गए। पिछली पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनके पास न नेतृत्व बचा है, जनता ने नकार दिया है। और आज भारतीय जनता पार्टी में बूथ बूथ पर लोग आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 6 तारीख को 1 लाख से ऊपर लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो की नीति अपनाती है। और यही काम उन्होंने 2 करोड़ रोजगार पे कहा था, 15 लाख का कहा था, और यही काम कार्यकर्ताओं के जाने का कह रहे हैं। स्पष्ट है, झूठी बातें करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालात खराब है। किसान पूछ रहा है 2700 रुपये कुंटल गेहूं का, और धान का 3100 रुपये कुंटल का क्या हुआ। नौजवान पूछ रहा है रोजगार का क्या हुआ, बढ़ती हुई महंगाई का क्या हुआ। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोरी अफवाह है। स्पष्ट है, अफवाहें फैलाने की जगह जनता को जवाब दे कि मोदी जी जो गारंटी लेके गए थे उसका क्या हुआ। तो मोदी जी जो गारंटी लेके गए थे उसका क्या हुआ, और क्या 1 लाख लोग जो भाजपा में शामिल होने वाले हैं वो सब कांग्रेसी हैं, या एक बड़ा इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। और जैसे बी.डी. शर्मा जी कह रहे थे, तो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए भाजपा के डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ राजकुमार केलू जी हैं, हम उनका भी कांग्रेस के, उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे सहयोगी सुनील श्रीवास्तव हैं। सुनील, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 6 तारीख को 1 लाख लोग भाजपा में प्रवेश करेंगे और बड़ा धमाका जो है बी.डी. शर्मा जी कर रहे हैं, और लगातार छिंदवाड़ा को फोकस करके कि छिंदवाड़ा से बहुत सारे लोग मेयर, तो पूर्व विधायक, कमलनाथ जी के नज़दीकी, ये टारगेट करके ये किया जा रहा है जैसे कि अकेला 28 में से अकेली सीट 29वीं सीट है, जिसको जीत लेंगे तो पूरी 29 की 29 सीट भाजपा जीत लेगी। ये इस तरह का एक कहना चाहिए कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो क्या हालात हैं वाकई में, बड़े बुरे हालात से गुजर रही कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह खुद परेशान है। देखिए सुभाष जी, अगर हम कल
यानी 6 अप्रैल की बात करें तो बीजेपी का स्थापना दिवस है और बीजेपी इस लोकसभा चुनाव को लेकर एक मध्य प्रदेश में माहौल बनाना चाहती है कि कांग्रेस में भगदड़ मची है। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में चाहे कमलनाथ जी के समर्थक हों या उनके खास खास रहे हों, सिंधिया जी से जुड़े हुए लोग हों, सुरेश पचौरी से जुड़े हुए हों या दिग्विजय सिंह या दूसरे नेताओं से जुड़े हुए लोग हों, तमाम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो नेता छोड़कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि पार्टी में उन पर ध्यान या कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है या पार्टी यहां पर कहीं ना कहीं सनातन की राह से भटक गई है, इस बात के आरोप लगाए गए। लेकिन 6 तारीख की जिस प्रकार से बात कही जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसमें अधिकार देश की आजादी के लिए किसने काम किया ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बात की कि 1947 के पहले गुलरेज जी यही लोग काम कर रहे थे जिनके नाम जिन्होंने देश के लिए चलिए देश के लिए रोजगार दिए। राजकुमार जी, मैं थोड़ा आप दोनों को थोड़ा ब्रेक देता हूँ, सुनिए ना, मैं आप दोनों को थोड़ा अवसर देता हूँ। आपके पास गूगल है, आप गूगल में सर्च कीजिए, तब तक मैं सुनील श्रीवास्तव के पास चलता हूँ। आप दोनों गूगल में सर्च कीजिए, कांग्रेस का लंबा इतिहास है, मिल ही जाएगा आपको नाम मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर में आपको मौका है राजकुमार जी, आप गूगल देवता की शरण में जाइए, अभी आपको कांग्रेसियों के नाम मिल जाएंगे और कौन कौन कांग्रेसी शहीद हुआ, किस किस को गोली लगी, क्या हुआ, ये थोड़ा आप सर्च कीजिए। तब तक मैं हमारे संपादक सुनील श्रीवास्तव से पूछता हूँ कि भाई ये सियासी पलायन हो रहा है, इसमें और आगे अपडेट क्या है? देखिए सुभाष जी, जब तक लोकसभा चुनाव चलेंगे और धीरे धीरे इस प्रकार का पलायन होता रहेगा, लेकिन अब बड़े नेता बहुत कम गुंजाइश है, सिर्फ कुछ नेता ही बचे हैं जो कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास जाएंगे कांग्रेस को छोड़कर। बाकी अब छोटे कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की नजर है कि जिस प्रकार से गुलरेज जी कह रहे हैं कि टारगेट कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि 64,500 के लगभग पोलिंग बूथ हैं मध्य प्रदेश में और बीजेपी का जो टारगेट है 1 लाख का। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर एक पोलिंग बूथ से 2 कार्यकर्ताओं को भी ज्वाइन कराते हैं कांग्रेस के, तो वो लक्ष्य से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो ये बात सही है कि टारगेट बड़ा नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि अब बीजेपी की नजर कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं पर है जो पोलिंग बूथ पर बैठते हैं, जो पोलिंग एजेंट बनते हैं, जो पोलिंग को संभालते हैं या जो मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि पार्टी के पक्ष में वोट डाले। नेताओं को पहले कांग्रेस के तोड़ दिया गया, अब कार्यकर्ताओं की बारी। और बीजेपी सुनियोजित तरीके से सुभाष जी इस बात पर पूरी तरीके से जोर दे रही है कि कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में पोलिंग पर बैठने वाला एजेंट भी ना मिले, और यही रणनीति है कि इसी रणनीति के तहत अब 1 लाख कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, क्योंकि इतिहास की बात हो रही है सुभाष जी, कल बीजेपी 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस है। वहीं कल 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने जब सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, उसकी भी हम कहें तो उसका भी दिन है। और यही वजह है कि कल कांग्रेस जो इंडी गठबंधन है उसकी बैठक भोपाल में होने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सीपीआई है, आरजेडी है, समानता दल है, ये वो दल हैं जिनके साथ कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहली बैठक होगी देश में। और उसके बाद तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटें हैं उन पर कैसे कैंपेनिंग की जाए, कौन कौन से नेता कहां कहां प्रचार करेंगे, कैसे इन दलों में आपसी तालमेल बनाकर बीजेपी को घेरा जाए। अगर हम ताजा अपडेट की बात करें सुभाष जी, तो खजुराहो से जो सीट है जो इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी, उनकी कैंडिडेट जो थी अधिकृत कैंडिडेट मीरा यादव, उनका नामांकन निरस्त हो चुका है। तो अब सबसे बड़ी चुनौती कल इस बात की भी है, क्योंकि खजुराहो लोकसभा संसदीय सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ही चुनावी मैदान में हैं, और क्योंकि जो इंडी गठबंधन का जो यहाँ पर जो एक कैंडिडेट की बात करें मीरा यादव की, उनका नामांकन रद्द हो चुका है। तो अब ये इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि वहां पर डमी कैंडिडेट के तौर पर जिन कैंडिडेट्स ने नामांकन दाखिल किया है, तो अब इस गठबंधन की तरफ से कौन अधिकृत उम्मीदवार होगा या किसको समर्थन देते हैं ये गठबंधन। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं कल जिन पर कांग्रेस चर्चा करने वाली है। कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से कल का दिन ऐतिहासिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है और साथ ही भविष्य की योजना के तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा रही है और कांग्रेस बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाएगी। जी सुभाष जी। ठीक है सुनील, बहुत सही बात कही आपने। राजकुमार खेलू जी, मैं
बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे सुनील भाई कह रहे थे कि पहले नेताओं को उन्होंने अपनी ओर किया, अब कार्यकर्ताओं को अपनी ओर कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति आएगी कि पोलिंग बूथ पर भी बैठने के लिए आपको एजेंट ना मिले? मैंने पहले भी बोला था कि श्रीवास्तव जी ने जैसा बोला कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सुभाष जी आज भी बूथ पर बैठा है, वो बीएलए के रूप में है, वो बिल्कुल मैदान में रहेगा और कोई बिना भय डर लालच के वो मैदान में रहेगा और पार्टी के लिए संघर्षरत रहेगा। जी, तो ठीक है डॉक्टर गुलरेज, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप लोग मतलब सीधे सीधे तरीके से चुनाव जीतने की बजाय इनको बिल्कुल बूथ लेवल पे भी परास्त करके 270 लाना चाहते हैं कि इनका आदमी ही ना बैठे वहां? हम तो शुरू से कहते हैं कि बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ जीता जिसने उससे चुनाव जीता, तो बूथ से ही करते हैं। हमारे अमित शाह जी बूथ के प्रोजेक्ट से ही अपना राजनीतिक करियर शुरू करते हैं, तो बूथ बड़ा महत्वपूर्ण होता है और बूथ भी इम्पोर्टेंट होता है और पन्ना और अर्ध पन्ना भी महत्वपूर्ण है। तो हम तो नीचे से काम करना शुरू करते हैं, ग्रास रूट से ऊपर तक के जाते हैं। लेकिन जो ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत छोटा सा लक्ष्य है 1 लाख का, और 1 लाख से ज्यादा ही होगा कल आपको मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी तक एक नाम नहीं दिया कि अंग्रेजों ने किसी को, कांग्रेसी को फांसी की सजा दी हो इसलिए कि उसने आजादी का आंदोलन किया। नाम पूछिए। हम अपने चैनल के थ्रू ये भी एक सवाल लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन से कांग्रेसी फांसी पे लटके या शहीद हुए, ये सवाल हम अपने दर्शकों पे छोड़ते हैं। आप लोग हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।